नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10th के राजनीतिक विज्ञान का पहला चैप्टर सत्ता की साझेदारी यानी कि पावर शेयरिंग के 45 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। 45 एमसीक्यूज को कवर करेंगे। अगर किसी ने इससे पहले मैंने जो डिटेल वीडियो बनाया है वो नहीं देखा तो भाई आप लोग जाकर के इस चैप्टर का डिटेल वीडियो देख लें। उसके बाद ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बेल्जियम देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? मैं आप लोगों को एक सुझाव यहाँ देना चाहती हूँ। जब मैं क्वेश्चन बोलूं उसके बाद आप लोग इस वीडियो को पॉज कीजिए, अपने आप से सोचिए आंसर, किसका आंसर क्या हो सकता है। फिर आप इस वीडियो को प्ले करने के बाद आंसर को टिक करें और अपने आप को चेक करें। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट, बेल्जियम किस महाद्वीप यानी किस कॉन्टिनेंट में स्थित है? आप लोग अपना टाइम ले लीजिए। आप लोग ने आंसर देख लिया होगा, क्या होगा, सोच लिया होगा कि बेल्जियम किस महाद्वीप में है। तो इसका सही आंसर है बेल्जियम यूरोप में है। ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट में बेल्जियम अपना पड़ता है। सेकंड क्वेश्चन है, बेल्जियम कब स्वतंत्र हुआ, कब इंडिपेंडेंट हुआ? आप टाइम ले लीजिए, सोच लीजिए, आंसर आपने निकाल लिया होगा। तो इसका आंसर है 1830 ईस्वी में बेल्जियम स्वतंत्र हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्जियम की आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा फ्लेमिश में रहता था और डच भाषा बोलता था? तो याद रखिए कि जो बेल्जियम के दो हिस्से थे मेनली, एक था फ्लेमिश, दूसरा था वेलोनिया। फ्लेमिश में लोग डच बोलते थे। तो आपसे पूछा है कि भैया फ्लेमिश में जो डच बोलने वाले लोग उनका परसेंटेज कितना था? तो उनका परसेंटेज है 59%। ठीक है, तो फ्लेमिश में लोग डच बोलते थे और कितना परसेंट लोग डच बोलते हैं? तो 59% लोग डच भाषा बोलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम की आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा वेलोनिया में रहता है और वो फ्रेंच भाषा बोलता है? तो वेलोनिया में फ्रेंच भाषी लोगों की संख्या कितनी है? 40। ठीक है, नेक्स्ट, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। ठीक है, और इस राजधानी में कितने परसेंट लोग डच बोलते हैं और कितने परसेंट लोग फ्रेंच बोलते हैं? तो सही आंसर आप सभी को पता है, इसका आंसर है 80-20। लेकिन यहाँ पर आपको क्या है, दो जगह पे दिया है। ये पहले इसको तो अपन काट दो, अब ये दो बचे हैं 20-80 और 80-20। तो क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर पहले आपको डच दिया और डच कितना बोलते हैं, 20% थे, और फ्रेंच बोलने वाले कितना, 80%। तो पहले आपको डच का दिया है तो पहले 20 लिखेंगे और फ्रेंच बाद में, तो बाद में 80। तो ये जो पहला वाला आंसर है, फर्स्ट वन इज राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम देश की सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ लगती है? तो बेल्जियम की सीमा किसके साथ लगती है? नीदरलैंड के साथ लगती है, लग्जमबर्ग के साथ लगती है, जर्मनी के साथ लगती है, एक और कंट्री है फ्रांस, उसके साथ भी बेल्जियम की जो बाउंड्री वो शेयर करता है। तो बेल्जियम 4 देशों से घिरा हुआ है। ठीक है, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, जर्मनी। तो इसमें आप किसको आंसर लगाएंगे? फोर्थ वन को, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम में किस समुदाय का प्रभुत्व था? तो यहाँ पे आपसे प्रभुत्व पूछा है, कौन ज्यादा पावर में था। यहाँ आपसे संख्या नहीं पूछी कौन कितना, जैसे कि हमको पता है फ्रेंच कितने थे, 40% है, डच कितने हैं आपके 59%। ठीक है, और जर्मन कितने थे, 1%। अगर पूछते किसकी संख्या ज्यादा है, कौन बहुसंख्यक है, तो आप डच लगाते। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पूछा प्रभुत्व यानी कि पावर में कौन था। तो हमने देखा था कि जो फ्रेंच भाषी लोग हैं उनकी संख्या कम थी, अल्पसंख्यक होने के बाद भी ये ज्यादा पावर में थे। ठीक है, इनका प्रभुत्व ज्यादा। तो सही आंसर आपका फर्स्ट वन है, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, फ्रेंच भाषी लोग। बेल्जियम में किसका प्रभुत्व था? तो फ्रेंच भाषी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम मॉडल की क्या विशेषता है? अभी देखो बेल्जियम मॉडल में 4 बातें कही गई थी। पहला था सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्रीय सरकार जो पूरे देश पे शासन करेगी, 50% इसमें डच होंगे और 50% इसमें क्या होंगे, फ्रेंच होंगे। ठीक है, भाषी लोग। फिर दूसरा था स्टेट यानी कि प्रांतीय, इसमें 2 प्रांत बना दिए थे, वेलोनिया और फ्लेमिश, वो रहेगी। फिर तीसरी थी कम्युनिटी यानी कि समुदाय, इसमें क्या होगा, एक भाषा के जो लोग होंगे वो अपनी एक सरकार अलग चुनेंगे, जैसे कि डच वाले अलग चुनेंगे सरकार, फ्रांच भाषी अलग चुनेंगे अपनी सरकार। और चौथा और आखिरी था ब्रुसेल्स होगा, ब्रुसेल्स में या जो राजधानी है उसमें भी 50% फ्रांच भाषी लोग होंगे और 50% ही डच भाषी लोग होंगे। अब अपन आंसर देखते हैं। तो डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी, राइट, ये सही है। ठीक है, केंद्र की अनेक शक्तियां क्षेत्रीय सरकार को सौंप दी गई थी। कोई स्टेट जो गवर्नमेंट बनाई थी तो सेंट्रल ने बहुत सारी पावर स्टेट यानी कि क्षेत्रीय सरकार को सौंप दी थी, तो ये भी सही है।
ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इनमें दोनों समुदायों का प्रतिनिधित्व समान है। तो ये देखो ये भी सही है, ब्रुसेल्स था और इसमें 50-50% दोनों जो समुदाय थे उनका प्रतिनिधित्व समान रखा गया। तो अपना आंसर क्या है? उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखो, बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या था? अभी अभी हमने देखा बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है? ब्रुसेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैप देख लीजिए। अभी हम बोल रहे थे बार बार फ्लेमिश, तो ये आपको जो येलो कलर का एरिया पूरा दिख रहा है ये फ्लेमिश है। यहाँ पे डच बोलने वाले लोग ज्यादा हैं 59%। और नीचे वाला जो आपको क्षेत्र दिख रहा है इसको वेलोनिया कहते हैं और यहाँ पे 40% फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं और 1% जर्मन बोलने वाले लोग यहाँ रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो अभी हमने जो बेल्जियम मॉडल देखा वो इतना अच्छा रहा, इतना शानदार रहा कि यूरोपीय संघ ने डिसाइड किया कि हम ब्रसेल्स में ही अपनी क्या बनाएंगे? मुख्यालय बनाएंगे। श्रीलंका कौन से महाद्वीप में स्थित है? सभी को पता है श्रीलंका भारत के दक्षिण में तमिलनाडु से कुछ किलोमीटर दूर स्थित है और कौन से महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? तो श्रीलंका स्वतंत्र हुआ है आपका 4 फरवरी 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका का बहुसंख्यक यानी कि मेजोरिटी वाला समुदाय कौन सा है? ऐसा समुदाय जिसकी संख्या ज्यादा है। तो सही आंसर है आपका सिंगली। 74% सिंगली भाषी लोग हैं। तमिल थे आपके 18, जिसमें से 15 तो थे 13% थे श्रीलंकन तमिल और उसमें 5% इंडियन तमिल थे। ठीक है, ईसाई 7% थे। तो ये हो गया आपका सही आंसर है आपका सिंघली। नेक्स्ट है, श्रीलंका में सिंघली भाषा को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया? 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका की आबादी का कितना फीसदी हिस्सा ईसाई और तमिल है? और छूट गया, और तमिल है। तो देखो ईसाई का परसेंटेज कितना बताया मैंने? 7 और तमिल का कितना था? 18। तो 7 और 18, ये फोर्थ वाला आंसर है आपका 7 और 18। नेक्स्ट, श्रीलंका में तमिल भाषी लोग निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित थे? तो देखो सिंघली थे वो बौद्ध थे, ईसाई तो ईसाई है ही, और जो तमिल भाषी लोग थे तो वो कुछ तो हिंदू थे और कुछ वो मुसलमान थे। यानी कि तीसरा वाला आंसर आपका सही है, हिंदू मुसलमान दोनों। ठीक है, तमिल भाषी लोग हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। ये श्रीलंका का मैप है, आप देख रहे हैं। येलो कलर के एरिया में सिंघली लोग रहते हैं, ऑरेंज कलर के जो एरिया दिख रहा है यहाँ पे श्रीलंकन तमिल रहते हैं, ब्राउन कलर के जो एरिया है यहाँ पे रहते हैं आपके इंडियन तमिल, और पर्पल कलर का जो दिखाई दे रहा है वहां पे आपको मुस्लिम लोग रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, श्रीलंकाई तमिलों की समस्या या नाराजगी के क्या कारण थे? जो तमिल थे वो नाराज हो गए थे, क्यों हुए थे, क्या कारण था? तो पहला कारण था सिंघली को राजभाषा बनाया गया था, सही है। बौद्ध धर्म को सरकार के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था, ये भी सही है। और तमिल की भाषा, संस्कृति और अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया गया था, अधूरा है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसमें आंसर होगा। तमिलों की भाषा पे को क्या कर दिया गया था? बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया था। उनकी संस्कृति और उनके अधिकारों पर भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया था। तो तीनों ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। श्रीलंका की तमिल समस्या का कारण क्या था? तमिलों की समस्या का कारण भी अपन देख चुके हैं, सिंघलियों का बहुसंख्यकवाद, मतलब सिंघलियों की संख्या ज्यादा थी तो वो राजनीति में आ गए, और राजनीति में आने के बाद सिर्फ उन्होंने अपने जाति के लोगों के लिए, अपने समुदाय के लोगों के लिए ही काम किया। ठीक है, दूसरा तमिलों के राजनीतिक अधिकारों की अवहेलना। अवहेलना मतलब होता है ध्यान न देना, नकार देना, तो ये भी सही है। तीसरा है सरकार का सिंघली समर्थक नीतियां। सरकार ने सारी नीतियां सिंघलियों के लिए, बौद्ध धर्म वालों के लिए ही बनाई थी, तो ये भी सही है। इसके कारण तमिलों को परेशानी हो गई, अपने देश में ही उनको बेगानापन लगने लगा था। उनको लगा कि सरकार हमारी तो सुनी नहीं रही है। ना तो नौकरियों में भी उन्होंने बोल दिया था कि भैया हम किसको देंगे? सिंघली को देंगे। यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो हम किसको देंगे? सिंघलीज को देंगे। तो तमिलों के लिए हर तरह से परेशानियां खड़ी हो गई थी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। श्रीलंका में अधिकतर सिंघली भाषा बोलने वाले लोगों में किस धर्म से संबंधित थे? तो जो सिंघली भाषा है, अभी मैं बार बार बोल रही हूँ, सिंघली भाषा किस धर्म से संबंधित है बताइए? सही आंसर है बौद्ध धर्म। तो सिंघली लोग थे वो कौन सी भाषा से? बौद्ध धर्म से।
नेक्स्ट, लोकतंत्र में कामकाज के लिए सत्ता को निम्नलिखित में से किस अंग में विकेंद्रित कर देना चाहिए? तो किन किन हिस्सों में? विधायिका में भी करना चाहिए यानी कि लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, और न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी। तो तीनों में ही करना चाहिए ताकि पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना हो। अगर ये तीनों एक व्यक्ति के हाथ में चली जाएगी तो हम बहुत पहले वो राजतंत्र की स्थिति में पहुंच जाएंगे, जब राजा हुआ करता था, जो विधायिका का काम करता था यानी कि वही कानून बनाता था, कार्यपालिका का मतलब वही कानून लागू करता था, और न्यायपालिका का यानी न्याय भी वही करता था। तो सारी शक्ति उसके हाथ में चली गई थी, वो क्या हो गया था, निरंकुश हो जाता था। तो लोकतंत्र में क्या है, ऐसा नहीं, राजतंत्र में एक व्यक्ति के पास है, लेकिन लोकतंत्र में क्या है, तीनों में ही जो शक्ति है उसको विकेंद्रित कर देना चाहिए। विकेंद्रित मतलब बांट देना चाहिए, एक जगह नहीं रखना चाहिए। पावर को क्या करना है, शक्ति को क्या करना है, इन तीनों अंग में बांट देना चाहिए। इसी को हम कहते हैं क्षैतिज वितरण। आगे देखते हैं, सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं? तो देखो, शासन के विभिन्न अंगों में सत्ता का बंटवारा कर देना, बिल्कुल सही, इसे अपन क्षैतिज कहते हैं। क्षैतिज, क्षैतिज मतलब ये वाला, ठीक है। स्तरों में बंटवारा, इसे ऊर्ध्वाधर कहते हैं, और इसका मतलब ये ऊपर से नीचे के स्तरों में बांटना, ये भी सही है। विभिन्न सामाजिक समूहों में सत्ता का बंटवारा, ये भी सही है। तो ये तीनों सही है, तो हम उत्तर क्या लगाएंगे, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखेंगे, शासन के विभिन्न अंगों में सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? अभी हमने डिस्कस किया कि शासन के विभिन्न अंगों में यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन ये अंग है सरकार के, और इनमें जो शक्ति का बंटवारा है वो कहलाता है क्षैतिज वितरण। नेक्स्ट है, सत्ता की साझेदारी किस पर आधारित थी? कहां पर? बेल्जियम में। तो बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी किस पर आधारित थी? केंद्र सरकार में समान प्रतिनिधित्व, ये 50% था ना आपको, डच को देंगे हम भैया 50%, किसको रखेंगे मंत्री जो होंगे, वो फ्रेंच के होंगे केंद्रीय सरकार में, ठीक है। दो क्षेत्रीय सरकार बनेंगी, एक वेलोनिया की होगी और एक किसकी होगी, एक होगी फ्लेमिश की। तो दो क्षेत्रीय सरकारों का गठन किया, ये भी आंसर है। फिर सामुदायिक सरकार बनाई, मैंने बताया था ना, हर भाषा का एक सामुदायिक सरकार होगी, डच वालों की अलग सामुदायिक सरकार होगी, फ्रेंच भाषियों के लिए अलग सामुदायिक सरकार होगी। तो ये सारे सही हैं, तो आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, लेबनान की राजधानी क्या है? लेबनान की राजधानी है बैरूत। पेरिस कहाँ की है? फ्रांस की है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी के पक्ष में कौन सा तर्क सही है? तो क्वेश्चन में अपने आंसर क्या क्या है हमारे, विभिन्न मतलब ये कि सत्ता की साझेदारी क्यों करना चाहिए, इसमें आपको बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी के पक्ष में कौन सा तर्क सही है? तो मतलब आपको इसमें ये बताना है कि सत्ता की साझेदारी क्यों करना चाहिए। तो पहला है, विभिन्न सामाजिक समूह में के बीच टकराव यहाँ पे ना हो, ये सही ऑप्शन अपन लगा देंगे, यही है, विभिन्न सामाजिक समूह में टकराव ना हो, इसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सत्ता की साझेदारी करना चाहिए। दूसरा, राजनीतिक स्थायित्व होना चाहिए कि राजनीति में कभी ये ना कभी वो, कभी दंगे फसाद जैसी स्थिति बन रही, तो ऐसा ना हो, स्थायित्व हो। और तीसरा है, अलगाववाद पर बीमारी, यानी कि अपने आप को अलग समझ करके झगड़े जो होते हैं उसको क्या करें, रोकें, विराम लगाने के लिए क्या जरूरी, सत्ता की साझेदारी। तो इसमें अपना आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में बंटवारा किया जाता है, इसका मतलब क्या? विभिन्न अंग कौन कौन से हैं सरकार के? LEG, अंग मतलब लेज, लेज की जगह लेज कर दिया है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तो इसके अंग हो गए। अब इनके बीच में सत्ता का बंटवारा किया जाता है, यानी कि क्या किया जाता है, आपका अधिकारों का वितरण किया जाता है, अधिकार बांट दिए कि आपका न्यायपालिका का अधिकार ये है कि वो न्याय करेगी, आपका अधिकार ये आप कानून बनाएंगे, और आपका अधिकार कार्यपालिका का ये है कि वो कानून को लागू करेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न स्तरों पर सरकार के बीच में अधिकार का बंटवारा। स्तर क्या होते हैं? देखो स्तर ये है, पहला हो गया केंद्रीय, दूसरा हो गया आपका राज्य, और तीसरा हो गया लोकल। तो ये जो इनको हम स्तर कहते हैं, तो इसमें इस तरह की सरकार को हम क्या कहते हैं, संघीय सरकार कहते हैं, जिसमें एक तो केंद्र कार्य करता है और राज्यों में अलग शक्ति होती है। तो इस प्रकार की शक्ति को क्या कहा जाता है, संघीय सरकार। तो ये है, विभिन्न सामाजिक समूहों के, नहीं कौन सा था ये वाला, हाँ, स्तर पे, तो स्तर पे बंटवारे के लिए सही उत्तर होगा आपका संघीय सरकार। नेक्स्ट है, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा।
तो सत्ता का बंटवारा हम करते हैं, जैसे कि हमने बेल्जियम देखा, तो बेल्जियम में ना उन्होंने पावर दे दी, डच वालों को डच समूह को ना पावर दे दी, और क्या बोलते हैं, फ्रेंच भाषियों के लिए अलग सरकार बना दी। तो ये कौन सी सरकार थी? ये सामुदायिक सरकार थी। और दो दल या उससे अधिक जब सत्ता की साझेदारी करते हैं, इसका मतलब ये कि दो तीन दल मिल करके, गांठ बना करके, जोड़ करके जब सरकार बनाए तो उसको हम कहेंगे गठबंधन सरकार, ज्वाइंट गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि दो तीन पार्टी है, दल है, उनको क्या बहुमत नहीं मिली तो वो लोग आपस में जुड़ जाते हैं और अपने क्या बना लेते हैं, जो बहुमत बना करके फिर सरकार चलाते हैं, जैसे कि हमने जर्मनी में देखा, जिसे हम कहते हैं गठबंधन सरकार, और हम भारत में अक्सर देखते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 से 60 के, सॉरी 1950 से 60 के बीच में फ्रेंच और दूसरी भाषा कौन सी वाले लोगों के बीच में टकराव हुआ? हम देख रहे थे किसके बीच में हुआ है, बेल्जियम में फ्रेंच और डच भाषी लोगों के बीच में टकराव हुआ। 70 से 93 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितने संशोधन किए? तो सही आंसर है 4 संशोधन किए गए, ताकि डच और फ्रेंच के बीच में जो टकराव है उसको समाप्त किया जा सके और इसका हल निकाला जा सके। यदि सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो, जैसे कि केंद्र सरकार, प्रांत सरकार और स्थानीय सरकार, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। ये केंद्र सरकार, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा वाला जो होता है ना, ठीक है। नेक्स्ट है, सत्ता का संघीय विभाजन कौन सा है? संघीय विभाजन यानी कि होगा आपका केंद्र सरकार, प्रांत सरकार और नीचे आपका, तो इसमें कौन सा है? ये नहीं है, बी नहीं है, क्योंकि ये अंग है और इसको अपन क्षैतिज वितरण कहते हैं। ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, पहला है प्रांतीय और क्षेत्रीय स्तर पर सरकार का वितरण। नेक्स्ट है, यदि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो इसे हम क्या कहते हैं? इसको हम अभी देख चुके हैं, क्षैतिज वितरण कहते हैं। नेक्स्ट, श्रीलंका में सिंगली भाषी बोलने वाले बहुसंख्यक लोग किस धर्म को मानते थे? तो सिंगली भाषी लोग बौद्ध धर्म को मानते थे और जब उन्होंने अपनी सरकार बनाई तो बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। 1956 में श्रीलंका में कानून आया जिससे किस भाषा को हमने क्या कर दिया था? सिंगली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो जो श्रीलंका में गृह युद्ध जा रहा था वो 2009 में जाकर के समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा के थे? तो 80% लोग किस भाषा के थे? फ्रेंच के, और 20% लोग डच बोलते थे। श्रीलंका का आधिकारिक धर्म कौन सा है? श्रीलंका का आधिकारिक धर्म बौद्ध धर्म है। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो पंचायत के जब चुनाव होते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा कि सीट बुक कर दी है, भैया एससी के लिए सीट है, कहीं पे आपने देखो एससी के लिए कर दी जाती है, कहीं महिलाओं के लिए सीट बुक कर दी जाती है। तो पंचायत के जो चुनाव होते हैं राज्यों में, उनमें महिलाओं के लिए सीट बुक कर दी जाती है, आरक्षण कर दिया जाता है कि इस पद पर, इस जगह से सरपंच का चुनाव है, इसमें कौन लड़ेगा? महिला ही लड़ेगी। आप लोग देखते होंगे अपने गांव में, अक्सर आपने देखा होगा। सत्ता की साझेदारी का प्रमुख कारण इनमें से कौन सा है? तो सत्ता नहीं है, यहाँ देखो ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं है, कौन सा कारण? तो एकता और अखंडता है, तो ये उत्तर नहीं होगा आपका। मतलब एकता अखंडता के लिए सत्ता की साझेदारी की जाती है, लेकिन उन्होंने क्या पूछा? नहीं बोला है। राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व के लिए, ये भी सही है, लेकिन इन्होंने नहीं पूछा तो अपन का आंसर ये नहीं। अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए, ये भी सही है। सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए, ये सही, मतलब ये यही आंसर है, क्योंकि सरकार का कार्यकाल पूरा करने के लिए सत्ता की साझेदारी नहीं की जाती है। सत्ता की साझेदारी इसलिए करी जाती है कि देश में अखंडता बनी रहे, एकता बनी रहे, राष्ट्र में राजनीतिक व्यवस्था बनी रहे, अधिक से अधिक लोग समूह क्या हो, सत्ता से जुड़ सके, इसलिए नहीं कि सरकार अपना काम अच्छे से कर सके या उसका लंबा कार्यकाल चले। तो इसमें आंसर आपका डी बनेगा। कौन सा कथन सही है अभी बताना है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है। नेक्स्ट देखो, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है, या बेल्जियम? तो इसमें सही आंसर है बेल्जियम। बेल्जियम में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है जिसको हम सामुदायिक सरकार कहते हैं। ठीक है, सामुदायिक सरकार। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा लोकतंत्र में रंग भेद का विरोधी नहीं था?
तो किंग मार्टिन लूथर विरोध करते थे, महात्मा गांधी विरोध करते थे, लेकिन जो ओलंपिक धावक है, ओलंपिक में दौड़ने वाले टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने विरोध नहीं किया था। अभी रंग भेद क्या है? रंग भेद मतलब होता भी है ये व्यक्ति गोरा है और ये व्यक्ति क्या है, सांवला है। ठीक है, तो जो गोरा व्यक्ति वो अपने आप को श्रेष्ठ माने और कहे कि तुम काले हो, तुम्हारा रंग काला है या दबा हुआ है, तो तुम क्या हो, निचले हो, बेकार हो। ठीक है, और मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ। तो रंग के आधार पर जो भेदभाव होता है उसको कहते हैं रंग भेद की नीति, जिसका हमारे जितने भी महात्मा गांधी ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोत्तम सत्ता की साझेदारी की अनूठी व सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में? तो आंसर है बेल्जियम। और इसी कारण से जो यूरोपियन यूनियन है उसने अपना हेडक्वार्टर मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में बनाने का निर्णय लिया था। सत्ता की साझेदारी का सही लाभ बताना है हमको, क्या लाभ है, क्यों करना चाहिए? आंतरिक कलह? नहीं भैया, हमें कलह के लिए नहीं करना। मतभेदों में वृद्धि? यानी कि नहीं भैया, ये भी नहीं चाहिए हमको। समुदायों के मध्य टकराव में कमी? तो समुदायों में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था, जैसे कि आप श्रीलंका को उदाहरण देखें या बेल्जियम, तो उसको कम करने के लिए, तो यही सही आंसर है भैया। समुदायों के मध्य जो टकराव था उसको कम करने के लिए सत्ता की साझेदारी हमें करना चाहिए। और ये क्या है लास्ट, निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब, ये भी गलत है। विलंब क्यों? नेक्स्ट है, भारत की वित्तीय राजधानी क्या है? भारत की राजधानी दिल्ली है, लेकिन वित्तीय पूछा, पैसे वाली राजधानी तो मुंबई है। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी संबंधित कौन सा कथन सही है? देखते हैं। बहुसंख्यक सिंगली भाषाओं की हितों की अनदेखी, ये गलत है। क्यों? क्योंकि बहुसंख्यक के जो भाषी थे उनके हितों पे तो ध्यान दिया गया है, अनदेखी का पूरा देखी तो इन्हीं के हितों पर था। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक जो थे उनके प्रभुत्व को कायम रखने के लिए? नहीं, उनको बिल्कुल अनदेखा किया गया था। उनको प्रभुत्व मिला कहाँ था? प्रभुत्व तो सारा किसके पास था? बहुसंख्यकों के पास था। श्रीलंकाई सरकार की नीतियों द्वारा सिंगली भाषी बहुसंख्यकों के वर्चस्व को कायम रखने का प्रयास, ये सही है, यही किया गया था। श्रीलंका सरकार ने क्या किया था, ये जो बहुसंख्यक है उनका वर्चस्व भैया बना रहे, वही हेड बने रहे, इसको रखने का प्रयास किया गया था। तो ये हुआ था। और लास्ट क्या है, संघीय शासन पद्धति अपनाकर सभी क्षेत्रों के, तो ये भी नहीं है। इन्होंने क्या किया था, श्रीलंका सरकार ने सिंगली भाषाओं को वर्चस्व बना रहे, उनका ही प्रभुत्व बना रहे, इसलिए उन्होंने सत्ता की साझेदारी की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया? तो सामुदायिक सरकार वाला जब भी आएगा तो आप सीधे सीधे बेल्जियम को लगा दीजिए। तो इस तरह से हमारे यहाँ क्वेश्चन खत्म होते हैं। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में आप लिख सकते हैं।